अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर 2 जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम फेज़ ऑफ एसी, फेज़ लैग एंड फेज़ लीड के बारे में जो है वो जानेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो चलिए आज हम चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करें, फेज़ ऑफ एसी। तो फेज़ ऑफ एसी के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले तो ये जो टर्मिनोलॉजी फेज़ है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप फेज़ के बारे में पहले पार्ट 1 के अंदर कुछ हद तक जान चुके हैं कि फ़ेज़ एंगल जो है, हम ये टर्म यूज़ करते हैं। फ़ेज़ एंगल बेसिकली हमें दो चीज़ें बताता है, एक डायरेक्शन और एक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फेज़ ऑफ एसी में हमें ये क्या डिफ़ाइन कर रहा होगा। तो हमने जो है अल्टरनेट करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो डिफ़ाइन की हुई है वो हमारे पास है V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी जो है इसको आप थीटा के साथ भी प्रेजेंट करते रहे, साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे थीटा को या ओमेगा टी को एज ए फेज़ के तौर पे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिफ़ाइन की है, और थीटा यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है करंट की या फिर वोल्टेज की, अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेट वोल्टेज की। तो हम यहाँ पे थीटा को जो है एज ए फेज़ ऑफ एसी के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे भी जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि हमारे पास अगर यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इसका एक कंप्लीट जो है वो साइकिल के लिए टाइम जो है वो टी है। तो हमने इसके मुख्तलिफ टाइम स्पैन जो है वो डिफ़ाइन किए थे। ये T/4 है, यहाँ पे ये T/2 है, और ये आपके पास है 3T/4। और हम इन्हीं के रिस्पेक्टिवली अगर इनको फेज़र एंगल जो है वो डिफ़ाइन करें इनका, तो वो हमारे पास बनते थे 0, ये आपके पास था π/2, ये पाई फेज़ एंगल था, और इसी तरह 3π/2, और लास्ट पे जहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड T है वहाँ पे इसका फेज़ ऑफ एसी जो है वो 2π के इक्वल है। तो हर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रिस्पेक्टिवली एक पर्टिकुलर फेज़ है। तो पर्टिकुलर फेज़ ही बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है। तो हमने इसी को जनरलाइज करते हुए, इसी को आइडलाइज करते हुए हमने फेज़ लैग और फेज़ लीड के बारे में जो है वो जानना है। अब सवाल ये है कि फेज़ लैग और फेज़ लीड जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जब हम एक ही सर्किट के अंदर दो अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर रहे हो, दो अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ को आप जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उनमें से समटाइम ये होता है कि दोनों एक साथ ही चल रहे होते हैं। यानी कि जब एक की वैल्यू मैक्सिमम है दूसरी की भी मैक्सिमम है, एक की वैल्यू मिनिमम है तो दूसरे की भी मिनिमम है, और इसी तरह अगर नेगेटिव मैक्सिमम है तो नेगेटिव मैक्सिमम दोनों की वैल्यू ही है एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही फेज़ के ऊपर। तो कुछ कंडीशंस में ऐसे भी होता है कि एक लीड कर रहा है दूसरा लैग कर रहा है। तो हमने बेसिकली आज उस लीड और लैग को पहले पढ़ना है, फिर हम जो है वो भी देखेंगे कि दोनों अगर इन फेज़ हों तो फिर हमारे पास किस तरह की कंडीशन होगी। दो तरह से, एक हमने ग्राफिकली भी बताना है और एक हम साथ उसको जो है वो रिटन भी, फिजिकली भी जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो जो है वो कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूँ। एक है आपके पास अल्टरनेट सोर्स 1 की, इसको आप कह दें 1, और ये आपके पास सेकंड जो एसी फेज़ है इसको आप कह दें 2। ये मैंने इसकी कोई कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ की है इस तरह से, ये आपके पास है 1, इसी तरह ये प्रोपोगेट होंगे। ये आपके पास फेज़ 2, एसी फेज़ 2। इसी तरह हम इसकी सेकंड कंडीशन भी ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास दो कंडीशन हैं, इन दोनों में से आपने देखना है कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इसकी डिज़ाइन यूँ करनी है कि जो वर्टिकल लाइन में से जो पहले स्टार्ट हो रहा है ऊपर से वो लीड कर रहा होगा, और जो उससे बाद में स्टार्ट हो रहा है वो लैग कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक तो कंडीशन ये भी है, और दूसरा आप इसको ये भी समझ सकते हैं इस तरह से भी कि अगर हम इसको प्रीवियसली थोड़ा सा जो है वो ड्रॉ करें तो ये लाजमी तौर पे यहाँ पे ऐसे है, यानी कि इसका
जो फेज जो अल्टरनेट करंट 2 है ये पहले से स्टार्ट हो चुकी है 0 से, ये लीड कर रही है, आगे आगे चल रही है, और ये उसके बाद से स्टार्ट हुई है, इसलिए हम इसको लैगिंग में लेके चलेंगे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इनमें से आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं अभी कि जो 1 वाली है अल्टरनेट करंट 1 ये लीड कर रही है अल्टरनेट करंट 2 से। और इसको अभी हम यूं ही बताएंगे कि ये आपने जो है 1 वाली पहले स्टार्ट कर दी है और ये पीछे से आ रही थी और ये इसके बाद से स्टार्ट हुई है। ये पीछे से ऑलरेडी कंटिन्यूसली आ रही हैं, हम उसका कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन जो है वो नोट करते हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं कि इसका ओरिजिनली पॉजिटिव पीक स्टार्ट हो रही है। तो पॉजिटिव पीक 1 वाले के पहले स्टार्ट होगी, 2 वाले के बाद में। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 जो है वो लीड कर रही है 2 से। लेकिन जनरली अगर आपने इसको जो है बताना हो, याद रखना हो, तो उसके लिए हम यही कहते हैं कि वर्टिकल लाइन से जो ऊपर से स्टार्ट हो रही हो उसको हम एज ए लीडिंग के तौर पे लेते हैं। तो इनकी हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे है अल्टरनेट करंट 1 लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेट करंट 2, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं अल्टरनेट करंट 2 लीड्स द अल्टरनेट करंट 1। दोनों स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, इसी तरह उसकी भी लिखेंगे हम। तो इस तरह आप जो है वो इन दोनों को जो है वो स्ट्रेट करेंगे कि कौन लीड कर रहा है और कौन इसमें से लैग कर रहा है। अब देखना ये है कि इनमें से अगर एक लीड कर रहा है दूसरी को तो वो कितने फेज़ के साथ लीड कर रहा है। जैसे हम बताते हैं ना कि एक आदमी जो है वो आगे चल रहा है दूसरे से, या रेसिंग में हम कहते हैं कि एक फॉरवर्ड है और एक पीछे है, एक लैग कर रहा है एक लीड कर रहा है। तो जो लीड कर रहा है वो कितने डिस्टेंस के साथ लीड कर रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे कि एक अगर एसी जो है वो दूसरे अल्टरनेट करंट को, एसी सोर्स को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है तो कितने फेज़ के साथ कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस आइडेंटिटी की जो फेजेस हैं उनको इसके ऊपर जो है वो कंपेयर करना है। मीन्स कि आपको पहले ये याद रखना है कि पॉजिटिव पीक जो है वो कितने फेज़ पे थी, और पॉजिटिव पीक के बाद जो 0 आया था वो कितने फेज़ पे था, और उसके बाद जो नेगेटिव पीक आई है वो कितने फेज़ पे है, 3π/2 पे, और फिर उसके बाद 0 जो है वो कितने फेज़ पे है, इसको आप 2π या फिर 0 फेज़र एंगल भी जो है वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के बारी बारी जो है वो फेज़र एंगल लिखेंगे। बिलफर्ज मैं यहाँ पे पहले जो है इसके लिख रहा हूँ 2 वाले के इस ग्रीन मार्कर से। तो 2 वाले की आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव पीक आ रही है, तो पॉजिटिव पीक के लिए हम क्या लिखेंगे π/2, और इसी तरह नेगेटिव पीक पे क्या आ रहा है उसके बाद जो 0 आया है, तो हमने इसके जो मुख्तलिफ फेज़ एंगल्स लिखे हैं π/2 पॉजिटिव पीक के बाद जो 0 आई है वहाँ पे एंगल पाई है, इसके बाद 3π/2 और देन 2π। इसी तरह अगर हम 1 वाले का लिखें तो 1 वाले का सिंपल उसी तरह से ही, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से स्टार्ट हो रहा है वो 0, इसके बाद आ रहा है π/2 देन पाई, और ये नेगेटिव पीक पे कितना एंगल आएगा 3π/2 और लास्ट पे 2π। तो ये आपने इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव मैक्सिमम पे, नेगेटिव मैक्सिमम पे और उनके दरमियान जीरोज़ पे आपने फेज़ एंगल्स जो है 1 और 2 के लिख दी। अब हम इन्हीं को जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में हमें क्या करना होगा, हमें इन मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जो है हमें कुछ नाम रखने होंगे। जैसे कि ये आपके पास इनिशियल है, इसको आप नाम दे दें ए का, ये वाली सेकंड पॉइंट जो है इसको आप कहते हैं बी, देन आप इसको सी कह दें, और ये फोर्थ कंपैरिजन जो है वो डी है। ये मुख्तलिफ आपके पास जो है वो पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पे फेज डिफरेंस इनका अगर लिखें, फेज डिफरेंस एट पॉइंट बिलफर्ज में यहाँ पे हम बी के दरमियान जो है फेज लेते हैं, फेज डिफरेंस लेते हैं। तो बी के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें लीडिंग का एंगल जो है पहले लिखना होगा। लीडिंग का इस बी के ऊपर जो एंगल है वो कितना बनता है पाई। तो पाई में से आप डिफरेंस कर लें 1 वाली का उसी पॉइंट पे एंगल π/2, तो दोनों को जो आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस करेंगे इनका, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा π/2। इसी तरह अगर आप इसके अलावा भी कोई पॉइंट लें, बिल्कुल मैं यहाँ पे आप देखता हूँ इसको एट पॉइंट सी पे,
पॉइंट सी पे भी हम इसको ज़रा चेक करते हैं। सी पॉइंट पे देखेंगे तो 2 वाले का फेज एंगल है 3π/2 और 1 वाले का है पाई। तो 3π/2 जो लीडिंग वाला है उसमें से आपने लैगिंग वाले को माइनस कर देना है, एलसीएम लें तो ये आपके पास अगेन आ जाएगा π/2। तो यहाँ पे भी फेज डिफरेंस π/2, इधर भी फेज डिफरेंस कितना आ गया π/2। तो आप इन दोनों को जो है वो नोट करते हुए यहाँ पे बता सकते हैं ये AC1 लैग्स बिहाइंड द AC2 या फिर AC2 लीड्स द AC1 बाय अ फेज ऑफ π/2। तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। इसी तरह हम इसके रिस्पेक्टिवली जो है वो भी लिखेंगे और वो आपके पास जो एंगल्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। तो ये अब देख रहे हैं कि हमने अब अगेन इसकी भी फेज एंगल्स लिखने हैं उसी तरह से ही। तो पहले हमने 2 की लिखी है, 2 की नेगेटिव पीक थी, नेगेटिव पीक पे फेज एंगल 3π/2 है। फिर इसके बाद 2π यहाँ 0 है और इसके बाद फिर π/2 और पाई और इसी तरह चलते जाएंगे। अब हम 1 की भी लिखेंगे। यहाँ पे 1 के लिए आपके पास जो फेज एंगल्स हैं वो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इस तरह इसके भी फेज एंगल्स हैं और इनको भी आपने उसी तरह से वो कंपैरिजन में लेके जाना। तो यहाँ पे भी हम फेज डिफरेंस लेंगे, फेज डिफरेंस एट पॉइंट, उसके भी आप पॉइंट्स के नाम रख दें जैसे हमने पहले जो है वो नाम रखे थे। तो आपके पास ये सबसे पहले वाला पॉइंट है E, फिर B, फिर C और फिर ये D। E वाला ये 0 3π/2, B वाला π/2 और 2π ये 0, C वाला पाई और π/2, इस तरह D वाला भी। तो यहाँ पे भी मैं उन्हीं 2 पॉइंट्स को ले लेता हूँ। आप इनके अलावा भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ए पे भी डी पे भी कर सकते हैं। तो मैं बी भी कर रहा हूँ। बी पे आपके पास π/2 है और एक तरफ क्या है 0 या 2π। तो यहाँ पे देखना ये है कि लीड कौन कर रहा है। लीड कर रहा है आपके पास 1 वाले का फेज एंगल है π/2 और लैगिंग में जो 2 है उसके यहाँ पे 2 एंगल्स हैं 2π और 0। अब देखना ये है कि इन दोनों में से आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो जब आप पॉजिटिव पीक की बात कर रहे हो तो आपने 0 यूज़ करना है, यानी कि उससे क्लोजेस्ट। ये देखें ना π/2 से क्लोज 0 है, ये 2π है, तो इससे क्लोज क्या है 0, तो आपने 0 फेज यूज़ करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव पीक होती 3π/2 यूज़ हो रहा होता तो तब आप 2π जो है वो यूज़ करते इंस्टेड ऑफ 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा π/2। इसी तरह एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर आपके पास जो रीडिंग आएगी उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है लीडिंग का कितना एंगल है पाई और लैगिंग का π/2। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया अगेन π/2। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अभी बात की थी कि आपने π/2 के साथ 0 और 3π/2 के साथ 2π यूज़ करना है, उसको भी अगर मैं अंडरस्टैंड करूँ तो यहाँ पे आप ए पॉइंट पे भी ले लें ताकि आपको कंपैरिजन में क्लियर रहे। एट पॉइंट ए आपके पास 0 और 3π/2 है, तो लीडिंग में आपके पास कौन सा एंगल है 0 वाला और लैगिंग में कौन सा 3π/2। तो आपने 3π/2 को सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से। अब यहाँ पे वही बात आकी जो मैंने अभी आपको बताई है कि 3π/2 होगा तो आप 0 नहीं लिखेंगे। 0 और 2π के मीनिंग एक ही है, 0 और 2π के मीनिंग एक ही है। तो हम 0 की बजाय यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 2π जो उससे क्लोजेस्ट है। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4π - 3π तो ये आपके पास अगेन क्या आ जाएगा π/2। तो तीनों में आप देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है π/2 ही आ रहा है। तो इसको आप फिर क्या स्टेट करेंगे हेयर AC2 एंड लैग्स बिहाइंड द AC1 या फिर AC1 लीड्स द AC2 बाय अ फेज ऑफ π/2। अब इसके बाद हम जो है इनकी फेजर डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरह से होंगी। तो इसकी फेजर डायग्राम या वेक्टर फॉर्म जो है वो हम किस तरह दोनों की ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें देखने का कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है।
तो उसको हम जो लैग कर रहा होगा उसको हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये आपके पास 2 वाला है और जो लीडिंग में है उसको आप जो है वर्टिकली ड्रॉ कर देना है। वर्टिकली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 का। इसी तरह फिर हम यहाँ पे बताया था 1 2 को लीड कर रहा है π/2 के साथ। इस तरह हम यहाँ पे भी बताएंगे यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, 2 वाला। तो 1 वाले को जो है वो हम हॉरिजॉन्टल और 2 को जो है वो 90 डिग्री के फेज के साथ जो हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास आ गया 2 और ये है 1। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता, इसमें हम जो है एंगुलर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर हो, वो आगे की तरफ हो, वो लीड कर रहा होता है और इससे पीछे वाला लैग कर रहा होता है। बिलफर्द अगर आप इसको यूँ भी ड्रॉ करते, ये 1 होता है, ये 2 होता है, इसका मतलब भी यही था कि 1 लैग कर रहा है और 2 लीड कर रहा है, ये वाली कंडीशन। इसको भी आप इस तरह रोटेट करके जो है वो किसी और ओरिएंटेशन में जो है वो लिख सकते हैं। ये तो था इसके लिए जब आपके पास फेज़ लैग कर रहा हो या लीड कर रहा हो। अगर बिलफर्ज मैं ये कहूँ कि दो जो हैं वो AC जो है वो आपस में इन फेज़ है। इन फेज़ का मतलब जैसे बिलफर्ज मैं यहाँ पे ये वाली एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ये वोल्टेज है और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि करंट जो है वो हमारे पास इसी ओरिएंटेशन में जो है वो इन फेज़ है। ये करंट का ग्राफ है, जो डॉटेड लाइन है ये करंट का ग्राफ है। इसी तरह ये वेरी कर रहा है और बस ये फ़र्क है कि इसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है V2 की V0 से, I0 की पीक वैल्यू V0 से ज़्यादा है। तो इसको आप वेक्टोरिकली कैसे ड्रॉ करेंगे और इसको आप क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम ये कहते हैं दे आर इन फेज। इनमें कोई भी जो है वो फेज़ का फ़र्क नहीं है, फेज़ डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है उसी टाइम पे वोल्टेज की भी मैक्सिमम है और दोनों की सेम टाइम पे ज़ीरो और नेगेटिव मैक्सिमम भी है। तो इनको आप क्या कहते हैं, इन फेज। अब हम इसको अगर वेक्टोरिकली ड्रॉ करें तो वेक्टोरिकली इनको ड्रॉ करने के लिए हम कुछ यूँ लिखते हैं कि दोनों के दोनों जो है आपके पास सेम डायरेक्शन में, तो आपने दोनों को जो है वो पैरेलली ही ड्रॉ कर देना। बस ये फ़र्क रखना है, जिसकी पीक वैल्यू बड़ी ज़्यादा होगी उसका आपने वेक्टर लेंथ ही ड्रॉ करना है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ अ वेक्टर जो है वो आपको पीक वैल्यू के बारे में जो है वो बता रही होती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जिसकी पीक वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो आपने उस वेक्टर को दूसरे से लेंथ ही ड्रॉ करना है। अगर दोनों की पीक वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो आप उनकी लेंथ ऑफ लाइन जो है वो एक ही जितनी ड्रॉ करेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने फेज़ ऑफ AC और फेज़ लैग और फेज़ लीड और उन दोनों में फेज़ डिफरेंस आपने कैसे डिटर्मिन करना है ये सीखा है। और इसके साथ साथ हमने इनकी फेज़र डायग्राम यानी कि वेक्टर फॉर्म जो है वो एक्सप्लेन की है। तो आज तक के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।